एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। गाइस, दीस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चंस को आप लगाइए तभी पेपर देने जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको इनको अरेंज करना है ऑर्डर में कि ये आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सके, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेस करने के लिए, राइट, डिस्प्लेस करने के लिए कंडीशन क्या है? डिस्प्लेस करने के लिए कंडीशन ये है कि जो आपके पास, जैसे Zn और कॉपर की मैं आपसे बात करूं तो Zn और कॉपर में Zn क्या है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से, लेकिन कॉपर Zn को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल गाइस ज्यादा है ना। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके रिडक्शन पोटेंशियल से। क्लियर हुई? इसीलिए क्या होता है कि हमें अरेंज करना है इनके रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? पोटेशियम, सोडियम, इस तरीके से ये अरेंज है। अच्छा, इसको याद करने के बहुत अलग अलग निमोनिक्स होते हैं। इसके निमोनिक्स क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ओके, मीन्स यू नो दैट P स्टैंड फॉर दीज। इन सब का एब्रीवेशन आपका दिया हुआ है। तो आप अगर इस क्वेश्चन में देखो, सॉरी, इस रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? देखो, सबसे ज्यादा हाईली रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? मैग्नीशियम का है ना। सबसे ज्यादा जो इसका पोटेंशियल है वो मैग्नीशियम का है। तो इट मीन्स क्या? सबसे पहले तो आपका मैग्नीशियम आएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद आप चेक करिए, एल्यूमिनियम का है। इसके बाद क्या है आपके पास? एल्यूमिनियम आया। देन आपके पास किसका है? जिंक का है, फिर आयरन, फिर लेड, राइट। तो देखो जरा, जिंक, आयरन और आपके पास लास्ट में कॉपर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है और आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो इजीली क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है अपने नीचे वाले पोजीशन ऑफ द एटम्स को। इज दैट क्लियर? ओके, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की एक और दोबारा से याद कर लेते हैं। इसका निमोनिक्स क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स द गोल्ड्स। इज दैट क्लियर? ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, ये सारे इन सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं। ओके, अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। आपको इन एटम को अरेंज करना है इनकी रिड्यूसिंग पावर से। इज दैट क्लियर? अरेंज करना है इनकी रिड्यूसिंग पावर से। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी सीरीज में गाइस, जो ऊपर होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। रिड्यूसिंग पावर इज मोर, है ना। रिड्यूसिंग पावर हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे। ओके, तो इट मीन्स क्या कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर अगर देखा जाए इन चार सब्सटेंस में तो पोटेशियम की होगी, राइट। तो पोटेशियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, तो ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे कम इसकी, उसके बाद इसकी, फिर क्रोमियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर पोटेशियम की सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से हम इनको अरेंज कर लेंगे। क्लियर हो गया? फिर से देख लो, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा पोटेशियम सबसे ऊपर नंबर पर है ना। फर्स्ट नंबर पर आपके पास पोटेशियम है, तो ये आपका सबसे पहले आएगा। ओके, सबसे ज्यादा इसकी होगी तो पोटेशियम को हमने सबसे आगे लगाया है। इसके बाद देन मैग्नीशियम की होगी तो हमने मैग्नीशियम को लगाया है, फिर एल्यूमिनियम की होगी। मतलब इस तरीके से इनको हमने अरेंज किया है। इज दैट क्लियर? जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट बढ़ोगे आपका क्या होगा? ये रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी। ओके,
जैसे जैसे आप यहाँ पर बढ़ोगे तो आपकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर ऐसे जाएंगे, उल्टा जाएंगे, तो ये क्या होगा, आपकी यहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी। ओके, वेट अ मिनट, यहां क्या होगा आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या हो रहा है, वेट अ मिनट गाइस, ऑक्सीडाइजिंग पावर आपकी इंक्रीज होगी। ओके, क्या यहां तक बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन अकर्स, यानी कि आपको बताना है, आपको गैल्वेनिक सेल बताना है जिसमें आपकी ये रिएक्शन हो रही है। ओके, चलिए, तो रिएक्शन क्या है गाइस, जिंक Ag(Zn+2) और 2Ag, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, रिएक्शन क्या है, जिंक प्लस 2Ag से बन रहा है आपके पास Zn+2 प्लस का 2Ag सॉलिड। ओके, तो आपको इसमें क्या बताना है कि सबसे पहले तो आप ये चेक करो कौन ऑक्सीडाइज है, कौन रिड्यूस है। तो Zn से Zn+2 जा रहा है, यानी कि ये तो आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इधर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ये आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, अब मेन बात यह है कि ये आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, आपको बताना है कौन सा इलेक्ट्रोड आपके पास नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज जरा ध्यान से देखो, आपको पता है कि जो आपके पास ऑक्सीडाइज होता है ना, जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है वो हमेशा आपकी एनोड की तरह वर्क करती है। किसकी तरह वर्क करती है, एनोड की तरह वर्क करती है। और जो चीज आपकी रिड्यूस हो रही है वो आपकी कैथोड की तरह वर्क करती है। ठीक है, वो आपकी कैथोड की तरह वर्क करती है। एनोड इज योर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड इज योर पॉजिटिवली चार्ज्ड। इज दैट क्लियर? तो अगर इसमें देखा जाए तो ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इट मीन्स क्या, ये दोस्तों आपका एनोड की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा, एनोड की तरह वर्क करेगा। लेकिन यही अगर हम बात करें किसकी, नीचे वाले की, तो ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रोड विच इज नेगेटिवली चार्ज, पता चल गया नेगेटिवली चार्ज आपका कौन सा है, जिंक है। क्लियर हो गया, जिंक इज योर नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट बात करें, द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, आपको बताना है कि करंट का कैरियर कहां पर होगा। अच्छा याद करो, जो करंट फ्लो होती है वो आपकी कहां से कहां होती है, एनोड से कैथोड होती है या कैथोड से एनोड होगी। सिंपल सी बात है कि एनोड से कैथोड अगर होगा तो वहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और करंट क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के उल्टे फ्लो होती है, राइट। तो करंट कैसे फ्लो होगी आपके पास, कैथोड टू एनोड, ये क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। ठीक है, एक सेकेंड, करंट का फ्लो कैसे होगा, उल्टा कर दिया मैंने, इस जगह से होगा ऐसे, कैथोड से एनोड की तरफ। तो कहां से होगा भाई, बताओ, आपका करंट कैसे फ्लो होगा, सिल्वर से जिंक की तरफ फ्लो होगा। समझ में आ गया, क्योंकि कैथोड कौन है, सिल्वर, और एनोड कौन है आपके पास, दिस विल बी योर जिंक। अच्छा नेक्स्ट बात करें, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। अब आपको इंडिविजुअल रिएक्शन लिखनी है, अलग अलग इन रिएक्शन को तोड़कर लिख दीजिए, एनोड पर कौन सी हो रही है और कैथोड पर कौन सी हो रही है। इस तरीके से हम सिंपली इन रिएक्शंस को लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? देखो अगर मैं इसका आंसर आपको दिखाऊं, ये रहा, एनोड पर रिएक्शन ये हो रही है और कैथोड पर रिएक्शन आपकी ये हो रही है। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलिए, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों आपसे, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अच्छा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, पहली बात तो दिस विल बी योर डेल्टा ई नॉट। क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है डेल्टा ई नॉट।
ऑफ द सेल्स गिवन रिएक्शंस हैं आपके पास, ये वाली रिएक्शन दी है और एक आपके पास ये रिएक्शन दी है। संग के संग आपको यहां पर क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको डेल्टा जी भी कैलकुलेट करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, यू नो दैट करने का प्रोसीजर, ठीक है, कि जब भी आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालते हैं, डेल्टा ई नॉट निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, दो तरीके होते हैं, ई ऑक्सीडेशन और एक ई रिडक्शन, है ना। पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लें, वो फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस का ई एनोड, है ना। यहां पर आपको ई नॉट कैथोड ऑफ ई नॉट एनोड, यहां पर आपको इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स रखने हैं। याद रखिए पोटेंशियल हमेशा जब भी आप इस फॉर्मूले में रखोगे, ये फॉर्मूले में पोटेंशियल आपको रखने हैं, वो भी कौन से, रिडक्शन पोटेंशियल। कौन से पोटेंशियल रखने हैं, याद रखना यहां आपको रिडक्शन पोटेंशियल रखने हैं। कौन से रखने हैं दोस्तों, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि जब भी आपको सेल रिएक्शन दी हो तो वो हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में दी हो। अगर रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं दी है तो आप उसको रिवर्स कर रिड्यूस फॉर्म में करिए और उसके जो आपका सेल पोटेंशियल दिया है उसके साइन को रिवर्स कर दो, है ना, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स होगी तो उसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तब ही आप क्या करोगे, यहां पर इनके सेल पोटेंशियल को रखना है। पहला तरीका तो ये है, ये दिस इज द वेरी गुड वे टू लर्न, क्योंकि हम उसमें कंफ्यूज होते हैं लेकिन इसमें हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। अच्छा इसके बाद डेल्टा जी का एक फॉर्मूला होता है, दिस विल बी योर डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एल एन क्यू सी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगाते हैं तो इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम हमेशा याद रखो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। तो यहां से जो आपके पास डेल्टा जी नॉट निकल कर आता है, दिस विल बी योर माइनस का डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन क्यू होता है। अच्छा क्यू होता है, इस क्यू को हम के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर हम क्यूसी को के इक्विलिब्रियम लिख देते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास डेल्टा जी नॉट निकल आएगा तो आप के इक्विलिब्रियम निकाल लोगे, है ना। लेकिन अब डेल्टा जी नॉट कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए भी आप याद रखिए कि जो डेल्टा जी नॉट होता है, डेल्टा जी नॉट आपके पास जो होता है, ये होता है माइनस का एन एफ ई नॉट। क्या होता है, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। इसको हम मैक्सिमम वर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम वर्क भी बोला जाता है इसको दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम वर्क, सिस्टम ने कितना मैक्सिमम वर्क किया, इसको हम मैक्सिमम वर्क भी बोलते हैं। ओके, तो अगर आपने क्या करा, आपने डेल्टा ई नॉट यहां से निकाल लिया है, इसके बाद आप यहां पुट करोगे डेल्टा जी नॉट निकल आएगा, फिर यहां से आप क्या कर देंगे, इसमें पुट करोगे तो आपके पास के इक्विलिब्रियम भी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसका मैं आपको प्रोसीजर दिखाती हूँ। सबसे पहले ई नॉट निकाला है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। एक्चुअली इसमें शायद इसकी वैल्यू दी नहीं है या मैं लिखना भूल गई हूँ, याद रखना ये इनकी वैल्यू ये है, ठीक है। ओके, ई कैथोड माइनस ई एनोड। फिर यहां से हमने डेल्टा जे नॉट निकाला, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या करा, अच्छा एफ की वैल्यू 96500 होती है, आपको पता है। यहां से फिर हमने लॉग केसी निकाला, केसी निकालने के बाद ये हमारा केसी, ये हमारे पास ये निकल आया, ठीक है। अच्छा अब मेन बात है यहाँ पर कि आपका सपोज करो लॉग केसी की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, यहाँ पर दिस विल बी योर 34.576, है ना। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको एंटीलॉग लेना है। एंटीलॉग आप कैसे लोगे, एंटीलॉग आप लोगे क्योंकि ये बेस 10 वाला एंटीलॉग है, तो ये कैसे लेना है आपको, जो भी आपका पॉइंट से पहले चढ़ा हो उसको हमेशा 10 की पावर में ऊपर चढ़ा दीजिए, ठीक है। फिर आपको देखना है कि एंटीलॉग की टेबल में कि एंटीलॉग 57 का 6th पोजीशन पर कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। जो जितनी वैल्यू आए वो वहां पर आपको यहाँ पर रख देनी है, ठीक है। जो भी वैल्यू आती है बस सिंपल यहां रख दो। इज दैट क्लियर, कर लोगे, ठीक है।
इसी तरीके से आपको सेकंड का निकालना है। ओके, चलिए दोनों इक्वेशन का आप निकाल लेना, यहां पर वैल्यू आ जाएगी, दोनों का कैथोड एनोड निकाल लेंगे। प्रोसीजर मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, साथ ही साथ इनका ईएमएफ भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है? ई नॉट। ठीक है, ईएमएफ मतलब एक तरीके से आपको इनकी नोटेशंस के फॉर्म में ईएमएफ को कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे जरा देखो। सबसे पहली बात तो इनको इक्वेशन को लिखने के लिए आपको सबसे पहले दोस्तों सेल रिएक्शन लिखनी होगी। क्या लिखनी है? सेल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, इसके बाद एक नर्स्ट इक्वेशन होती है जो आप जानते हो अच्छे से। क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन आपके पास? ई नॉट सेल ई सेल इज इक्वल्स टू, क्या होता है? ई सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस के 0.059 अपॉन n log बेस 10 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? ये आपके पास नस्ट इक्वेशन होती है। तो इस नस्ट इक्वेशन को हम यहाँ यूज करेंगे। सबसे एक के लिए देखते हैं, फिर सारा आप कर लोगे। एक को देखते हैं बस, बाकी तो इजी है। सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखी एनोड की और कैथोड की। एनोड पर क्या होता है आप जानते हो, एनोड पर दोस्तों हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है ना। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन वाली लिखनी है, एनोड पर ऑक्सीडेशन वाली लिखनी है, और कैथोड पर आपको रिडक्शन वाली लिखनी है। ठीक है, कैथोड पर रिडक्शन वाली लिखनी है। तो देखो जरा, यहाँ Mg से Mg+2 बन रहा है या Cu+2 से Cu बन रहा है। इट मीन्स क्या कि ये रिडक्शन है आपका और ये ऑक्सीडेशन है। सिंपल बात। ओके, वैसे भी याद रखिए सॉल्ट ब्रिज से आगे की तरफ ऑक्सीडेशन लिखा जाता है और सॉल्ट ब्रिज से पीछे की तरफ आपका रिडक्शन लिखा जाता है। ओके, तो ये रिएक्शन लिख ली, इनको ओवरऑल सम अप कर लिख लिया। अब आपको यहां करना क्या है? सिंपल, आपको दोनों के ओवरऑल इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है तो आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर उनके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो। ठीक है, बैलेंस करा तो यहां पर हमें पता चला कि यहाँ पर तो वैसे भी ऑलरेडी बैलेंस है, तो यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। अब हमने इसको नस्ट इक्वेशन में पुट करा। नस्ट इक्वेशन क्या है? यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 ओवर एन। ये एन क्या है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 ओवर 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद रखो, अगर इसके आगे कोई भी स्टोइकियोमेट्री अगर लगी होती इन चारों में से किसी की भी, वो हम उसकी पावर में चढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप ये सोच सकते हो कि सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्यों नहीं लिया। इनकी कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिटी लेकर चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सॉलिड ना तो डिसोसिएट होते हैं ना ही एसोसिएट होते हैं, तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है हम 1 लेते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो बस ई सेल ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? ई नॉट कैथोड ऑफ ई नॉट एनोड। इनकी जो कैथोड और एनोड ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, तो ये फिक्स रहते हैं। बेसिकली आपको दिए होंगे पेपर में, अगर इसमें नहीं दिए हैं या तो मैं लिखना भूल गई हूँ या फिर इसमें दिए नहीं है, तो बेसिकली ऐसे दिए जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल आपको यहाँ वैल्यू रखनी है और इनको सॉल्व कर देना है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यहाँ से ई नॉट सेल आपके पास निकल कर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं, कर लेंगे। ओके, सबको मैं एक एक करके नहीं बता रही, सारे ही एक से हैं, कर देखना। हाँ, बस एक ही बात याद रखो, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है ना, वहां पर आप प्रेशर भी लगा सकते हो। ठीक है, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। अगर वो गैसेस हैं तो वहां पर आपके पास प्रेशर लगेगा, अगर वो आपके पास क्या है सॉलिड या मतलब जो भी है एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन लगाई जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगर ये बात क्लियर है।
ओके, तो ये 4 आपके पास रिएक्शन थी, इनको आप कर कर देखना और ये वैल्यू आ रही है इनकी। मैंने साथ ही साथ आपके आंसर लगा दिया है, जिससे आप करो और कर कर देखो, सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा। लेकिन अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज जस्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि मैम ये पोर्शन यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसको आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द बटन सेल्स वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी कि बटन सेल्स में आप मतलब वॉचेस जो भी हैं आपके, उसमें ये यूज होते हैं, ये रिएक्शन दी है सिंपल। आपको डेल्टा जी निकालना है, ई नॉट निकालना है, सिंपल, ये तो आप निकाल सकते हो, वेरी इजी। यू नो इट वेरी वेल कि डेल्टा जी क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल होता है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट निकालना है तो डेट इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आप निकाल सकते हो कैसे, डेल्टा ई नॉट विल बी इक्वल्स टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, राइट। अब मेन दिक्कत यहाँ आएगी कि आपको कैथोड और एनोड पता लगाना है बेसिकली। अब अगर ध्यान से देखो तो Zn से Zn+2 बन रहा है, यानी कि ये तो आपका पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। यही अगर मैं इसकी बात करूं तो एक चीज देखो, यहां ऑक्सीजन आपके पास क्या है, ये सब आपके पास सेम वैलेंसी के ऑक्सीजन है, क्लियर है। हाइड्रोजन भी आपके पास सेम वैलेंसी का है, +1 और +1, तो इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब बात आती है इसकी, यहां पर इसकी वैलेंसी +1 से आपकी कितनी हो रही है, 0 हो रही है। अगर +1 से 0 हो रही है तो इट मीन्स क्या है, ये आपकी रिडक्शन की रिएक्शन है, क्लियर। तो ये आपका रिडक्शन का पोटेंशियल दिया है और ये आपका ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल दिया हुआ है। ओके, अब सिंपल आपको ई कैथोड माइनस का ई एनोड लगाना है। ई कैथोड माइनस का ई एनोड लगा दो भाई, ई कैथोड माइनस का ई एनोड, क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू दी हुई है, लगा दीजिए और आंसर आ जाएगा। ओके, ई कैथोड माइनस का ई एनोड, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इतना कर कर देख लेना। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये तो बेसिकली एक डेफिनेशन है, आपको अच्छे से पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो आपको अच्छे से पता है कि भाई कंडक्टिविटी क्या होती है, सॉरी, कंडक्टिविटी क्या होती है दोस्तों, दिस इज योर कापा। कंडक्टिविटी क्या होती है, कापा जिसे आप बोलते हो, ठीक है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। आप अच्छे से जानते हो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी को हम रो से लिखते हैं, तो ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर कि कापा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ओके, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस विल बी इक्वल्स टू योर 1 अपॉन आर ए इंटू एल, राइट। इस 1 अपॉन आर को आप क्या बोल सकते हो, इस 1 अपॉन आर को आप बोल सकते हो कंडक्टेंस, इस 1 अपॉन आर को आप बोल सकते हो कंडक्टेंस, और एल अपॉन ए को बोल सकते हो सेल कांस्टेंट। क्या बोल सकते हो, सेल कांस्टेंट। तो सिंपल आप इसमें वैल्यू पुट करो तो यहां से आपके पास निकल कर आ जाता है। एक बात और ध्यान रखिए कि जो कंडक्टिविटी होती है दोस्तों, ये डिफाइन होती है फॉर द 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, ठीक है, या फिर 1 मिलीलीटर के लिए। यानी कि यहाँ पर जो हम वॉल्यूम है ना उसको फिक्स कर कर रखते हैं, वॉल्यूम या यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो कि आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में डिफाइन करते हो, ये आपके पास फिक्स होती है, ठीक है, चेंज नहीं होती।
मतलब जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज फिक्स्ड, फिक्स करते हैं, ठीक है, कि इसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना क्या बोला जाता है इसे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेकिन यही अगर हम आपसे बात करें, कंडक्टिविटी के बाद आती है मोलर कंडक्टिविटी। क्या आती है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करते हो? इसके लिए ये ऑलवेज आपके पास फिक्स होती है, कापा इंटू, एक सेकेंड, ये क्या होती है आपके पास, कापा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा। ये आपकी क्या होती है, एक मोल के लिए डिफाइन होती है, ठीक है, किसके लिए होती है, एक मोल के लिए डिफाइन होती है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन में आप इसको और डिफाइन कर सकते हो अपने टर्म में, इनकी यूनिट लिख सकते हो, ठीक है, यूनिट लिख देना आप, इनकी डेफिनेशन लिख देना, तो यहां से आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे जो इसके पूरे पूरे नंबर है। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी है, डिस्कस देयर वेरिएशन विद द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के साथ इनकी वेरिएशन को डिस्कस करना है। तो बेसिकली मैं आपको अगर इनकी वेरिएशन बताऊं, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम और कापा विद कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या होती है दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि जो आपके पास लैम्डा एम होता है, ठीक है, चाहे आपके पास वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो, जो भी हो, यानी कि वीक कॉन्सेंट्रेशन, वीक आपके डिसोसिएशन वाला सॉल्यूशन हो, तो ऑलवेज याद रखिए कि जो लैम्डा एम होता है, मोलर कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से हमेशा आपका लैम्डा एम बढ़ता है। लेकिन यही अगर हम बात करें किसकी, कापा की, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमेशा आपके पास क्या होता है, डिक्रीज होता है, लैम्डा एम डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा क्यों होता है, इसको ध्यान से समझिए। देखो, यहां पर हम मोल्स के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, है ना, लेकिन यहां हम ओवरऑल किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो कि आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब फिक्स होता है ना। तो सपोज करो इसके आयन डिसोसिएट हो रहे हैं और आप डाइल्यूशन करे जा रहे हो, है ना, आप डाइल्यूशन कर रहे हो और इसके मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। तो पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में, पहले 1 सेंटीमीटर में 5 आयंस थे, ठीक है, लेकिन अब आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आपने पानी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, तो जो आपके पास आयंस है वो दूर दूर जाएंगे, और आयंस अगर दूर दूर जाएंगे तो पहले जो आयन आपके पास 5 थे, अब वो आयन कितने रह गए, सपोज करो 2 रह गए, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से यहां पर आपके पास डाइल्यूशन करने से आपके क्या होते हैं, कॉन्सेंट, आपकी जो क्या कहते हैं कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। लेकिन यही अगर इसकी बात करें तो यहां पर हम कहते हैं इसकी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अगर एक मोल में देखा जाएगा अभी भी, तो एक मोल में नंबर ऑफ आयन आपके पास यहां मोर डिसोसिएट होंगे, नंबर ऑफ आयंस की बात करें, दिस विल बी मोर डिसोसिएट, ठीक है, डिसोसिएट, स्पेलिंग देखने देना, देख लेना, ठीक है, ओके। अगर यहां तक समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में, मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसमें। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कंडक्टिविटी ऑफ द 0.20 मोलर सोल्यूशन। अच्छा, इसकी जो मोलैरिटी दी है क्वेश्चन की, 0 पॉइंट कितनी दी है आपके पास, 20 मोलर दिया हुआ है, इज दैट क्लियर। ऑफ द KCl इज इतना, कंडक्टिविटी दी है, कंडक्टिविटी मीन्स आपके पास कापा दिया हुआ है जो कि कितना है
0.0248, ठीक है, साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट मोलर कंडक्टिविटी, आपको इसकी लैम्डा एम कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है, अभी पीछे मैंने फॉर्मूला बताया। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। क्लियर है। कापा कितना दिया है आपके पास, 0.0248, 0.0248 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी है 0.20। सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। ओके, कर लेंगे, ये तो आसान था, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए, अगर ये क्लियर है ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, दिस विल बी योर द रेजिस्टेंस ऑफ अ। पहले सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन में जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू दीज है ना, उन सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक बार लिख लिया करो कि एक्चुअली में क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आपको ये पता चल जाएगा ना कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो यू कैन थिंक कि कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज ओके 1500 ओम। ओके, क्वेश्चन में आपको दिया है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दिया है आपके पास, 1500 ओम। ओके, आगे और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया है क्वेश्चन में आपके पास, मोलैरिटी दी है, दिस विल बी योर 0.001 मोलर। ओके, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है दोस्तों। You have to find the cell constant. If conductivity is इतना, कंडक्टिविटी यानी कि कापा दिया हुआ है आपके पास 0.146 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी निकालनी है। बेसिकली यू नो दैट, मैं अगर आपसे कंडक्टिविटी की बात करूं, बेसिक फॉर्मूला याद रखो क्या होता है दोस्तों, दिस विल बी आवर 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। क्लियर है, क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और यू नो इट वेरी वेल, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन आर ए इंटू एल। इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज नोन एज योर सेल कांस्टेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में आपके पास, कंडक्टिविटी दी है, दैट इज योर 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3, ओके, इज इक्वल्स टू, ये आपके पास सेल कांस्टेंट निकालना है, ओके, अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया है आपके पास, 1500 दिया है, रख दीजिए, सेल कांस्टेंट निकल आएगा, सिंपल इनका और इनका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, कर लेंगे, देखो मल्टीप्लाई ही किया है, बेसिकली 1 अपॉन 1500 है, ये आपका जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सॉल्व करोगे तो आंसर 0.219 यहां से निकलकर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड ओके, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, आवर लास्ट क्वेश्चन इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम क्लोराइड एट 298 being determined at different concentration, these are the below। ओके, तो आपके पास इस क्वेश्चन में देखो मोलैरिटी दी है, एज वेल एज आपके पास क्या दिया हुआ है, दिस विल बी योर कापा दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहली बात तो लैम्डा एम कैलकुलेट करना है हर कॉन्सेंट्रेशन के लिए,
और ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ बिटवीन लैम्डा एंड अंडर रूट सी। अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से देखो, आपको पता है कि लैम्डा एम क्या होता है दोस्तों। पहले तो दिस विल बी इज इक्वल्स टू कापा इनटू 1000 अपॉन एम। तो एक एक कर आप लैम्डा एम निकाल लेना, कापा और मोलैरिटी आपको दी है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन में निकाली हुई है। बेसिकली एक बात बताओ, अगर आपके पास जैसे कि लैम्डा एम आपका कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अंडर रूट सी को भी हम कर सकते हैं या नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर सी बढ़ेगा तो आपके पास लैम्डा एम बढ़ेगा। सिंपल, सी और अंडर रूट सी, अगर वैल्यू एक आ रही है तो ये आपके पास एक रहेगी, अगर वैल्यू 4 आ रही है तो 2 रहेगी। तो इट मींस क्या, कम वाली वैल्यू तो कम ही रह रही है ना, और ज्यादा वाली भी ज्यादा रह रही है। तो बेसिकली यहां पर हमने ग्राफ प्लॉट किया है, सिंपल लैम्डा एम जो आपने निकाली और कॉन्सेंट्रेशन के रूट में प्लॉट किया है। सिंपल आपको कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ रूट लगाना है, 0.01 का रूट जो भी है आपके पास, तब आपको यहाँ पर प्लॉटिंग करनी है। बेसिकली प्लॉट करोगे तो आपके पास कर्व बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, कर देखना। लेकिन हमेशा याद रखो कि ऑलवेज ये वैसे आने नहीं वाला, प्लॉटिंग तो नहीं आएगी। अगर इन केस आ गई तो मैं बता रही हूँ आपको इस तरीके से करनी है, ठीक है? ओके अच्छा, और कुछ भी पूछा है क्या क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट ये क्या होता है? अच्छा लैम्डा नॉट आपको बताती हूँ। बेसिकली ये जो लैम्डा नॉट है इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग, इसको बोला जाता है दोस्तों, दिस इज योर लिमिटिंग कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, यहाँ मोलर हो रहेगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है, इफ लिमिट जब आप C ट्रेंड्स टू क्या कर लेते हो, जीरो कर लेते हो, लिमिट C ट्रेंड्स टू योर जीरो, ठीक है। और डाइल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइट। डाइल्यूशन आपके पास इनफाइनाइट हो और आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है दिस विल ट्रेंड्स टू योर जीरो, तब उस कंडक्टेंस को बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, जिसको आप लैम्डा नॉट से डिफाइन करते हो। और क्योंकि सोडियम क्लोराइड आपके पास क्या है, दिस विल बी योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आप हमेशा याद रखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम एक्स्ट्रा फ्लोटेशन कर निकालते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा फ्लोटेशन करके आप लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास कर्व कहीं यहां तक होगा, आप उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करो और एक्स्ट्रा प्लॉट कर कहां लेके आओ, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आपकी कितनी ट्रेंड कर रही हो, जीरो ट्रेंड कर रही हो। तो यहां पर जो आपके पास दिस है ना, इसको हम बोलते हैं लैम्डा नॉट। ये आपकी क्या है, यहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन जीरो है और डाइल्यूशन क्या है आपका, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, पर बेसिकली इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी एक तरीका है आपको याद रखने का, तो हमेशा याद रखो, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आने वाले पार्ट में हम नेक्स्ट इसके पोर्शन, मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही साथ गाइस इन क्वेश्चन को करते चलिए, दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड प्लीज शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को। अगर वी आर प्रोवाइडिंग यू समथिंग तो प्लीज जस्ट हेल्प अस ऑल्सो। तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करो एंड टेल देम टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।